वहाँ से क्रश हो जाती है। उसी समय पे हमें ये दिखाया जाता है जो हमारी सासा है उसने उस कार के नीचे वाले सेक्शन में शूज़ तो देखे हुए होते हैं। बाद में हम देखते हैं सासा घर पे थी और वो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी यानी कि फियांसी का। और उस समय पे उसका फियांसी सेन उसके पीछे आता है, उसे बैक हग देता है और वो बोलता है आई लव यू सो मच, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुनने के बाद जो सासा थी वो बोलती है तुमने फ़ोन क्यों नहीं रिसीव किया, मैंने तो तुम्हें कॉल किया था। वो बोलता है नहीं एक्चुअली मेरा फ़ोन साइलेंट में था, आई एम सो सॉरी। ये सुनने के बाद वो बोलती है कोई बात नहीं। उसी समय पर वो उसके से नेक पर लव देखती है। लव देखने के बाद उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। वो पूछती भी है ये लव तुम्हारे नेक पे कर क्या रहा है, ये लाल लाल निशान। ये सुनने के बाद शियन वो पकड़ा जाना नहीं चाहता था। वो घबराते हुए झूठ बोल देता है कि ये तो दरअसल मच्छर ने काटा हुआ था। जो सुनने के बाद वो बोलती है अच्छा ठीक है। और वो बोलता है मुझे ना फ्रेश होने दो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो अंदर की तरफ चले जाता है और हम देखते हैं इसी समय पर जो सासा है वो उसके शूज़ को नोटिस करती है। ये तो दरअसल वही शूज़ थे जिस शूज़ को उसने मेकआउट वाले कपल्स वाले कार के बाहर की तरफ देखा था। अब उसका शौक यकीन में बदल जाता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब जो हमारी सासा थी वो नहीं चाहती थी कोई ऐसा ऐरा गहरा रिश्ता उसके लाइफ में बोझ बन के रहे और एक चीटर के साथ तो कभी वो रहना नहीं चाहती थी। फिर भी सोचती है शायद मेरी कोई गलतफहमी होगी, ये ज़्यादा ही कोइंसिडेंस हो गया। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो सासा होती है वो इस ड्रामे का मेल है जिसका नाम जियान होता है। और आप देख सकते हो जियान काफ़ी हैंडसम दिखता है। और बाकी चीज़ छोड़ो, अब यहाँ पर हुआ ये था कि जो जियान है उसको अपनी जो वाइफ है फेनी उसके साथ डिवोर्स लेना था। दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ था, फैमिली ने ज़बरदस्ती शादी करवाई थी और दोनों ही डे वन से सॉर्टेड थे, इन दोनों को इस रिश्ते में नहीं रहना। तो अब जिन उसको एज एन लॉयर हायर करता है ताकि वो अपने डिवोर्स केस को आगे बढ़वा सके। लेकिन जो जियान है उसको देख के ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ और बात भी थी। और उस समय पे हमें ये दिखाया जाता है ये सासा थी थोड़ी सी खोई हुई सी थी। इस देखने के बाद वो बोलता है आपको कोई इश्यू है, आप थोड़े स्ट्रेस आउट लग रहे हो। ये सुनने के बाद सासा जियान को पूछती है एक बात बताओ, अगर आपका फियांसी आपको चीट करे ऐसा कुछ लगे तो आप क्या करोगे। ये सुनने के बाद वो बोलता है आपका मतलब, सॉरी मैं समझा नहीं। ये सुनने के बाद सासा बोलती है नहीं एक्चुअली मेरी फ्रेंड के साथ ये सब कुछ हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसका जो फियांसी उसे चीट कर रहा है। ये सुनने के बाद जो सासा थी उसको जियान बोलता है एट दैट टाइम आई थिंक आपको उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि चीटर्स के साथ नहीं रहा जाता, ऐसा वो बोलता है। और वो उसे बोलता है आपकी फियांसी की बात कर रहे हो ना आप, जेन की। ये सुनने के बाद वो चुप हो जाती है, घबरा जाती है। सासा कुछ रिएक्ट करे उससे पहले जियान उसे बोलता है अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका फियांसी आपको चीट कर रहा है उस टाइम पे उसको रंगे हाथ पकड़ लेनी चाहिए, चलिए, ऐसा वो बोलती है। और हम देखते हैं और फिर से एक बार जेन किसी लड़की के साथ मेकआउट कर रहा था और उस समय पे हमें ये दिखाया जाता है जो साशा और जियान थे वो वॉशरूम की तरफ थे। और हमें ये दिखाया जाता है ये सब कुछ देख के तो साशा को तो बहुत बड़ा धक्का लगता है। और उस समय पर जियान जो होता है वो उसे बोलता है वीडियो बनाओ, तुम्हें बाद में बहुत काम आएगा। और वो वीडियो बनाने लगती है लेकिन उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आए जा रहे होते हैं और पता ना चले उसे। लेकिन उसी समय पे हमें ये दिखाया जाता है सासा के नेक पर लाभार थे, रेड मार्क्स थे। अब ये इनफ था कि ये प्रूव करने के लिए सासा किसी के साथ नाइट स्पेंड करके आई। ये शेन को बहुत गुस्सा आता है, बर्दाश्त नहीं होता। वो बोलता है कि तुमने मुझे चीट किया, हाउ डेयर यू। ये सुनने के बाद सासा बोलती है तुम ऐसे प्रिटेंड मत करो जैसे कि तुम कोई दूध के दूल्हे हो, मुझे अच्छी तरह से पता है तुमने क्या किया हुआ है और मुझे ये अब भी अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो ये सब कुछ इवन है और मैं इंगेजमेंट तोड़ने वाली हूँ क्योंकि मैं तुम जैसे टीचर के साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनने के बाद जो शेन था वो उसे बोलता है अच्छा, और वो मन ही मन में सोचता है जो जियान ने बोली हुई बात थी, मतलब उसको किसी अच्छी लॉयर की ज़रूरत है अपनी बीवी से छुटकारा पाने के लिए। अब उसे नहीं पता ना क्यों छुटकारा पाना चाहता था, मतलब उसी की फियांसी से शादी करने के लिए था। लेकिन छोड़ो। और वो उसे बोलता है मेरी एक हेल्प करो, मेरा एक फ्रेंड है जिसका
लड़की ज़रूरत है अपने बीवी से डिवोर्स लेने के लिए तो तुम उसमें हेल्प कर दो, उसके बाद मैं तुमसे इंगेजमेंट तोड़ने के लिए रेडी हूँ, मैं आराम से इंगेजमेंट तोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद तो इस बात के लिए मान जाती है। अगले दिन दिखाया जाता है जो सासा होती है उसको शेन लेके जाता है जियान के ऑफिस पे। जियान के ऑफिस पे वो क्रश हो रहे होते हैं और उस समय पर सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि बॉस की गर्लफ्रेंड कौन है, बॉस की गर्लफ्रेंड कौन है। दरअसल कल रात जब साशा और जियान एक दूसरे के साथ मेकआउट कर रहे होते हैं उस समय पर किसी ने तो दोनों का मूवमेंट कैप्चर किया था, लेकिन साशा की किस्मत इतनी अच्छी थी कि जो लड़की वाला पार्ट था वो ब्लर था और इवन उन मोमेंट पे कैप्चर हुए थे दोनों जब साशा का फेस क्लियरली दिख नहीं रहा था। और इस बात की वजह से सब लोग जानना चाहते थे बॉस की गर्लफ्रेंड कौन है, बॉस किस लड़की के साथ था। और वहाँ पर जाने के बाद जो शेन है वो साशा को जियान के सामने इंट्रोड्यूस करवाता है और वो बोलता है ये बहुत अच्छी लड़ है, अरे मेरी फियंसी है। ये देख के तो साशा को बहुत बड़ा झटका लगता है, वो उससे मिलना नहीं चाहती थी और यहाँ पर उल्टा ही हो गया। साशा को ये चीज़ बहुत अनकंफर्टेबल लगता है और यहाँ पर जियान भी बहुत स्मार्ट था और उसे ऐसे नया पर्सन मतलब पहली बार दोनों मिले ऐसे एक दूसरे को हेलो हाय बोलते हैं और उसके बाद वो बैठ जाता है। और उस समय पे हमें ये दिखाया जाता है कि जो शेन है वो बोलता है इसकी अच्छे से मदद करो, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने झूठ बोल दिया था, उसे पता नहीं था, अनजाने में उसने साशा और जियान को एक दूसरे के और करीब कर दिया था। और हमें ये दिखाया जाता है जो साशा होती है उसे घूर के देख रही होती है, अनकम्फर्टेबल भी थी लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा दिखा नहीं सकती कि वो जो अननोन गर्लफ्रेंड है यही है। इस बात की वजह से वो पूछती है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों छोड़ना चाहते हो, वो पूछती है आप भी अपनी बीवी को क्यों छोड़ना चाहते हो। ये सुनने के बाद जो जियान है वो कमीना इंसान वो उससे ऐसे इशारा करते हुए बोलता है, यहाँ पर साशा क्लियरली समझ रही थी, वो बोलता है कि मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता और मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मुझे उसके साथ शादी करनी है, उसके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ानी है और इस बात की वजह से मैं अपनी बीवी को अब धोखा नहीं दे सकता क्योंकि हम दोनों का बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ऐसा वो बोलता है। और वो बड़े प्यार से बोला था, बड़ी फ्लर्टी वे में बोला था, जो सुनने के बाद तो उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है, उसे अनकम्फर्टेबल फील होता है। इसी बात की वजह से वो फटाक से उठती है और बोलती है मुझे वॉशरूम लगी है, मैं वॉशरूम जाती हूँ। और उसके बाद वो जल्द से जल्द वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है। उसे पता नहीं था जियान उसको फॉलो कर रहा है और फॉलो करे तो यहाँ पर कौन पकड़ता है क्योंकि ये तो जियान का ही ऑफिस था। वो घबराई हुई थी और तभी उसके पीछे से वो आता है और वो बोलता है कैसा लगा मेरा सरप्राइज। ये सुनने के बाद साशा बोलती है चल क्या रहा है, तुम साबित क्या करना चाहते हो, मैंने बोला था ना हमारा सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ रहेगा, तो ये सब कुछ क्या है, तुमने मुझे यहाँ पर धोखे से बुलाया है। ये सुनने के बाद जियान उसे बोलता है मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा और तुम इस तरह से मिलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। वो उसको टच करने लगता है और वो बोलता है तुम मुझे कैसे भूल सकती हो। वो उसे बोलते हो तुम किसकी बात कर रही हो और तभी वो उससे बोलता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मुझसे शादी करोगी और तुम किसी और के साथ कैसे हो सकती हो, ऐसा वो बोलता है। और तभी उसके नेकलेस को दिखाते हुए बोलता है तुम्हारा है ना, अब याद आया। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये उसका बचपन का दोस्त था जिसको शायद वो पसंद करती थी, प्यार करती थी, कुछ तो था। इससे पहले कि वो कुछ बोले उससे पहले वो किस करने लगता है, इतने पैशनेटली किस कर रहा होता है कि जो साशा होती है वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाती कैसे रिएक्ट करना है और वो कुछ देर के लिए तो उस मोमेंट में खो जाती है। और हमें ये दिखाया जाता है बाहर की तरफ जो शेन है उन दोनों को ढूंढते हुए आ रहा होता है और यहाँ पर जियान तो साशा को छोड़ने का नाम ही नहीं दे रहा होता है, जिस बात की वजह से साशा को बहुत घबराहट हो रही होती है। लेकिन अब हमारा समझदार बंदा लक के लिए उस समय पर उसे छोड़ देता है। उसके बाद दोबारा दोनों ही फिर से मीटिंग रूम में चले जाते हैं। जियान डेलिबरेटली इंटेंशनली वो ऐसे बात करता है जैसे वो साशा को सुना रहा हो और वो शेन के सामने बोलता है मैं जिस लड़की से शादी किया था वो मेरे फैमिली की वजह से हुआ था क्योंकि उसकी फैमिली अच्छी खासी बिजनेस फैमिली को रिप्रेजेंट करती है और हमारी फैमिली भी अच्छी खासी बिजनेस फैमिली है। और मैं उस टाइम पे अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि मैंने बोला था नहीं करूँगा, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे ज़बरदस्ती शादी करवा दी। लेकिन अब ये क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है अब मुझे डिवोर्स चाहिए, लीगली डिवोर्स चाहिए, मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए क्योंकि मैं जिसके साथ दोबारा लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे कोई इशू नहीं चाहिए, इसीलिए आप मेरा डिवोर्स करवाने में मदद करो।
ना चाहते हुए भी अपने आप को बचाने के लिए, अपने सीक्रेट को छुपाने के लिए सासा इसकी लॉयर बनने के लिए ओके बोलती है। और जियान उन लोगों को एक बिजनेस ट्रिप के लिए ऑफर करता है, जिस बात की वजह से वो लोग मना नहीं कर पाते। और सासा का तो मना करने का सवाल था नहीं, क्योंकि वो सेन के सामने अपनी असलियत बाहर लाना नहीं चाहती थी। हाँ, उसे पता है कि वो उसे चीट कर रही थी, मतलब वो भी किसी और के साथ थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता ना कि जियान के साथ जो लड़की है वो कोई और नहीं, सासा है। यानी कि हमारी जो सासा है वो जियान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। इस बात की वजह से उस बिजनेस ट्रिप में जाके वो उसके डिवोर्स केस को सेटल करवाने में मदद करने के लिए ओके। और जो जियान होता है वो गाड़ी रेडी करता है, और उसने प्लान वाइज किया हुआ था। सेन को दूसरी गाड़ी में भेजना था और सासा और जियान एक गाड़ी में जाने वाले थे। सासा कुछ बोले बगैर उस गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर बहस करने का कोई फ़ायदा था नहीं। और हमें दिखाया जाता है गाड़ी में जाने के बाद एक फोल्डर था जो वो खोलती है। एक फाइल्स था जहाँ पर उसके फियांसी के अगेंस्ट ढेर सारे एविडेंस उसने रखा हुआ था। ये देखने के बाद तो उसे तो शौक लगता है और वो उसे बोलता है, क्या बात है, तुम यहाँ पर मेरे डिवोर्स को सेटल करने का आई हो या फिर अपने एंगेजमेंट के तोड़ने के लिए। ये सुनने के बाद जो शाशा थी वो बोलते, मैं कोई भी काम विदाउट प्लानिंग नहीं करती, मेरे हर काम के पीछे रीज़न होता है और कोई भी चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं होता है। ये सुनने के बाद जो जियान था वो स्माइल करता है, उसके आंखों में आंखें डाल के देखता है और वो बोलता है, तो क्या और आदमी। तो ये सुनने के बाद जो शाशा थी उसे बोलती है, नहीं पर हमें इश्यू है, मेरे क्लाइंट को इश्यू है, आप दोनों का डिवोर्स होना था। अगर नहीं हुआ उस टाइम पे हमारे पास आपके अगेंस्ट प्रूफ है। और उसके बाद उसके टेबल पे शाशा ढेर सारे पिक्स रखती है, फोल्डर रखती है, जहाँ पर जो फेनी है उसके ढेर सारे लड़कों के साथ अफेयर्स थे। वन नाइट स्टैंड उसके लिए नॉर्मल सी बात थी आफ्टर मैरिज, लेकिन ये चीज़ जियान के लिए एज एन उसका हस्बैंड वो गलत था। और वो बोलती है, अगर आपने चुपचाप डिवोर्स पेपर साइन नहीं किया उस टाइम पे मेरे क्लाइंट को बचाने के लिए मुझे आपके अगेंस्ट एक और केस फाइल करना पड़ेगा और लॉ सूट के चलते आपको ढेर सारा पैसा भी गंवाना पड़ेगा। तो सोच लीजिए। ये सुनने के बाद अब जो फेनी थी उसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, उसे डिवोर्स तो देना ही था ना। तो वो हार मानती है और उसके बाद और डिवोर्स पेपर को साइन कर लेती है। फाइनली जियान एक फोर्सफुल और कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज से आज़ाद होने में कामयाब हो जाता है, वो भी उसके पहले प्यार सासा की बदौलत। अब यहाँ पर सासा ये चीज़ रियलाइज नहीं की थी, लेकिन जियान के लिए बहुत बड़ी बात थी। फाइनली डिवोर्स भी हो गया। अब कल ही यहाँ पर सासा को वापस आना था। जियान ने यहाँ एक क्लब को बुक किया हुआ था, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया हुआ था। और जो सासा होती है अब उसने शेन के कहने पर उसके फ्रेंड यानी कि जियान का डिवोर्स केस तो सेटल करवा दिया। अब वो चाहती थी कि उन दोनों का इंगेजमेंट वाला मामला भी निपटा ले, लेकिन यहाँ पर आके पता चलता है इसका ऐसा कोई प्लान था ही नहीं। और अब जाके वो अपनी असली रंग दिखाने लगता है। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि हालांकि यहाँ पर फेनी और जियान एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, फिर भी मेरा कभी प्लान था नहीं तुम्हें छोड़ने का। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी लड़की को मैं इतने इजीली जाने दूंगा। और दोनों में लड़ाई होती है, उससे तमाचा भी लगाता है। सासा को बहुत गुस्सा आता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है बाद में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जियान आ जाता है। जियान उसे लेके चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो सासा होती है वो तो अपने कमरे में होती है और तभी जियान जो होता है वो देखता है सेन और फेनी एक दूसरे के साथ बेशर्मों की तरह एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में घुस जाते हैं। उनको अपने हवस के चक्कर में ये भी नहीं पता था कि दरवाज़ा खुला था। और अभी जियान को इन सब चीज़ों से फ़र्क तो नहीं पड़ता था। जियान सासा को अपने कमरे में लेके जाता है और उसके बाद उसको चोट तो लगी थी थोड़ी सी, और वो उसे ऐसे मजाक मजाक में बोलता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ और करना चाहिए हमें जो थोड़ा ज़्यादा एक्साइटिंग हो। ये सुनने के बाद वो बोलते क्या, तभी जो जियान होता है वो सासा को पैशनेटली किस करने लगता है। दोनों के एक दूसरे के साथ रात गुजारने के बाद हमें ये दिखाया जाता है जो सासा होती है वो जाने वाली थी। जियान उसे ऑफ़र करता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी पर्सनल लॉयर बन सकती हो, और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी बोलता है। वो उसको छोड़ के जाने वाली होती है, तभी उसके रूम में घुस जाता है शेर को वहाँ पर देखने के बाद तो सासा डरती है। जियान बहुत काम था और उस टाइम पे जो शेन होता है वो उसे बोलता है, क्या तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ रात गुजारी है, तुम दोनों सो रहे थे एक दूसरे के साथ।
ये सुनने के बाद वो तो कुछ नहीं बोलते, जियान आके बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा था। वो उस फाइल को लेके आके बोलता है आपको साइन कर लेनी चाहिए, आपने मेरे डिवोर्स केस को हैंडल करने में मदद की, तो आई थिंक यू शुड ट्राई दिस टू। वो यहाँ पर सिचुएशन से बचने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को साइन करती है, जहाँ पर क्लियरली मेंशन था कि अब से जियान जो था उसकी पर्सनल लॉयर सासा बनने वाली थी। तो जियान अब माहौल को और गर्म कराना चाहता था। वो बोलता है तुम मेरे रूम में विथआउट परमिशन घुस गए, मुझे लगता है तुम्हारे रूम में कुछ तो है जो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी फियांसी देख ले, है ना, बोल के उसके रूम की तरफ वो सासा को लेके जाने वाला था। शेन अब सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता था क्योंकि वहाँ पर तो ऑलरेडी फेनी उसके साथ थी। और हमें ये दिखाया जाता है वो वॉशरूम में भाग जाती है फेनी छुपने के लिए, और उस समय पे हमें ये दिखाया जाता है जो जियान होता है उसे तो पता है इसके कमरे में कौन है, इस बात की वजह से वो ना उसे एक्सपोज करना नहीं चाहता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो सासा है उसे भी पता है उसके कमरे में कौन है, और उसे आइडिया लग गया था कि ये वॉशरूम में छुपी हुई है। इसी बात की वजह से वो जानबूझ के वॉशरूम का दरवाज़ा जोर से पटकती है, जिस बात की वजह से फेनी के नाक में दरवाजा जाके लगता है, उसके नाक से खून आने लगता है। ये जो अभी हुआ था इस बात की वजह से फेनी अब कसम खाती है वो इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, स्पेशली सासा को। और अब सासा ने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दिया जिसके तहत वो जियान की कंपनी में काम करना चालू करती है। इस दौरान उसे ये पता चलता है उसके कलीग से कि जो जियान है वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। वो उसे अपने गर्लफ्रेंड्स को अपने लवर्स को कंट्रोल करने की आदत है, अगर उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होता तो उस टाइम पे वो उस लड़कियों को छोड़ देता है। जो सुन के उसे थोड़ा अजीब लगता है लेकिन फिर भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की ट्राई करती है। उसके ऑफिस में वो एक फाइल लेके जाती है और उसे देने के लिए और लेकिन यहाँ पर उसका कुछ और ही इरादा था। जो जियान होता है उसे अपने गोदी में खींचता है और उसके बाद उससे पैशनेटली किस करने लगता है। वो उसे लिटरली छोड़ ही नहीं रहा होता है, और तभी हमें ये दिखाया जाता है तभी वहाँ पर आते हैं डैड यानी कि जियान के डैड, और डैड के आने के बाद दोनों का जो रोमांटिक मोमेंट था इंटरप्ट होता है। दोनों ऐसा दिखाते हैं कि दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है, मतलब कैजुअल प्रिटेंड करते हैं। और क्योंकि जो जियान है, जियान सासा बचपन के दोस्त थे, इसका मतलब अब अंकल यानी कि जियान के पापा सासा को भी इजीली पहचान लेते हैं, इसीलिए वो तो शौक में आते हैं कि ये बच्ची इतनी बड़ी हो गई है, और उसके बाद वो कैजुअली उनसे बात करने लगते हैं। और वो बोलते हैं बचपन में तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मैं तो चाहता था तुम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करो, और अभी देखो बेटा कितनी चीज़ें बदल गई। जो सुनने के बाद जो सासा थी वो कुछ और बोलना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर जो जियान है वो अपने डैड को रोक देता है और इशारा करता है कि इसके आगे कुछ नहीं देती है। अंकल को ये बोलते हैं कि इसको मजाक करने की आदत है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती हूँ अंकल। और सासा बाहर की तरफ जा रही होती है, उस समय पे हमें दिखाया जाता है सेन उसके पास आता है और सेन उसे बोलता है तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। सासा मना करती है, तभी वो बोलता है मुझे ये जानना है जियान की और ह्यूमर गर्लफ्रेंड कौन थी, अगर इसके बारे में पता चलेगा हमें बहुत प्रॉफिट होगा। ये सुनने के बाद वो पूछती है तुम्हारा मतलब, तभी जो चेन था वो बोलता है अगर तुम ये पता करवाने में हमारी हेल्प करोगे कि जियान की जो सेक्रेट गर्लफ्रेंड है वो कौन है, उस टाइम पे जो भी पैसा मिलेगा उससे हम जितना पैसा ऐड सकते हैं ऐठेंगे और उसका आधा आधा करेंगे। और जो सासा होती है वो उसे मना करती है, ये बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद करने वाली हूँ नहीं, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी उस बंदे की जिसने मुझे चीट किया था। ये सुनने के बाद जियान उसे बोलता है तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। तभी वहाँ पर जियान आता है सिचुएशन को संभालने के लिए, और उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ फाइल साइन करने तो क्या चलोगी, बोल के उसे लेके चला जाता है। शेन इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करता, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है थोड़ा आगे जाने के बाद तो जियान होता है वो हमारी सासा को बोलता है तुम अपने एक्स से कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं हो रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे भूल नहीं पा रही हो। ये सुनने के बाद वो उससे बोलती है क्यों तुम जेलस फील कर रही हो क्या। ये सुनने के बाद वो उससे कानों में बोलता है तुम काफ़ी क्लोज लग रही हो अपने एक्स की, ये अच्छी बात नहीं है ना, इतनी मुश्किल से तुम्हें अलग करवाया उससे और दोबारा उसके पास चाहोगी तो मेरा दिल का क्या होगा। ये सुनने के बाद वो उससे बोलती है मीडिया का क्या चल रहा है, तुम क्या साबित करना चाहते हो। ये सुनने के बाद जो जियान है वो बोलता है मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ मीडिया के लाइमलाइट में आने से, मीडिया के एक्सपोजर में आने से, मैं चाहूँ तो तुम्हें ईजीली मीडिया के सामने ला सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी इमेज के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो उससे बोलती है
तो क्यों कर रही हो? मैंने बोला था क्या? ऐसा क्या रीज़न है कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है? तुम चाहो तो मुझे आराम से एक्सपोज कर सकती हो। वो फेस ब्लर होने का सेक्शन हटवाया जा सकता था, मुझे पता है, तुम ही रोक रहे हो। ये सुनने के बाद वो उससे बड़े प्यार से बोलता है, क्योंकि मुझे अभी भी ना तुमसे खेलने के लिए मन नहीं भरा, मुझे तुमसे और खेलना है। जब तक फन ख़त्म नहीं हो मैं तुम्हें बिल्कुल एक्सपोज नहीं करूँगा, ऐसा वो बोलता है। सासा उसे बोलते, तुम एक नंबर के गधे हो, तुम बहुत ज़्यादा घटिया इंसान हो। ये सुनने के बाद वो उससे बोलता है, हाँ मैं घटिया हूँ, एक नंबर का बदतमीज हूँ और थोड़ा सा चिचोरा भी हूँ, लेकिन सब कुछ तुम्हारे लिए, ऐसा वो बोलता है। रात को सासा अपने फ़ोन पर अपने एक्स यानी कि शेन और फेनी का रोमांस वाला मोमेंट देख रही थी और सोच रही थी कि इसका सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, अब इस बात को सबके सामने लाना ही पड़ेगा। और तभी दरवाज़ा नकनक होता है, दरवाज़ा खोलते ही शेन आया हुआ होता है। शेन को देखने के बाद वो बोलते, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुनने के बाद जो जियान जो सासा है उसको शेन बोलता है, मैंने तुम्हें जो प्रपोजल दिया था, आई थिंक तुम्हें उसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। वो बोलती है, अगर मैं मना करूँ तो? ये सुनने के बाद वो बोलता है, अगर तुम मना करोगे तो मैं तुम्हारी मॉम को जाके ये नहीं बताने वाला कि हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया है, और तुम्हारी मॉम का हालत तो तुम्हें पता है ना। ये सुनने की बात साशा बोलती है, हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है एंड आई एम डन विथ यू, और ये बात तुम जाके जितनी जल्दी हो सके अपने पेरेंट्स को बताओ और मैं अपनी मॉम को संभाल लूँगी। ये सुनने के बाद वो उससे बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला, तुम पता है ना तुम्हारी मॉम की हेल्थ कंडीशन कैसी है, उस केस में तुम ये सब कुछ एफर्ट कर पाओगी? जैसे तुम्हारी मॉम को ये पता चलेगा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, उस टाइम पे वो तो ऑलरेडी मर जाएंगी, और तुम्हें इस चीज़ को देख लेना चाहिए। यहाँ पर माहौल ख़राब होता उससे पहले जियान ने उसे मैसेज किया हुआ था उसे मिलने के लिए आने के लिए। वो इस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो वहाँ से चली जाती है और इस टाइम पे वो एक वीडियो सेंड करती है सेन को, और उसके बाद वो इशारा करती है, मैं से पंगा लोगे तो तुम्हारे लिए ही दिक्कत हो। कि उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जैसे वो वीडियो आपके फ़ोन में दिखता है, उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है। उसके बाद वो जाके ये फ़ोन जो वीडियो था फेनी को भी दिखा देता है। फेनी को तो बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो इस तरह के एनवायरनमेंट्स बिल्कुल भी झेलना नहीं चाहती थी। वो तो उसे पीटने लगती है, लेकिन बाद में दोनों प्लान करते हैं कि इसके जो एविडेंस है और साथ में जो सासा है उसको रास्ते से तो इन दोनों को किसी भी कीमत पे हटाना ही पड़ेगा। तो हम देखते हैं सासा जेम्स के घर पे सासा जियान के घर पे पहुंच जाती है और उस समय पे हमें दिखाया जाता है जियान उसको अपने पास खींचता है और उसके बाद वो उसे बोलता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें पूरी टाइम वॉच कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम कोई प्रॉब्लम में पड़ो। ये सुनने की बात और उसे बोलते, इतना फ़र्क पड़ता है मेरे प्रॉब्लम में पड़ने से? वो बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। जियान की गर्लफ्रेंड कभी बाहर नहीं आएगी किसी के सामने जब तक तुम ना चाहो, ऐसा वो बोलता है। और तभी जो साशा थी वो जियान को बता देती है कि उसने शेन को क्लियरली थ्रेटन किया हुआ है, अगर वो उनका रिश्ता तोड़ने वाला बात अगर उसने सबके सामने एक्सेप्ट ना किया उस टाइम पे वो उसके एविडेंस के साथ बहुत कुछ कर सकती है। ये सुनने के बाद जियान उसे बोलता है, तुम्हें पता है ना ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ये सुनने के बाद जो साशा थी वो बोलती है, मुझे उससे डर नहीं लगता, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत कुछ गलत होने वाला था। जियान उसे बोलता है, मेरे साथ रह रह के तुम भी सीख गई हो कैसे लोगों से कैसे डील करना है, आई एम प्राउड ऑफ यू बोलता है। उसके बाद उसे किस करने लगता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सा नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह को दिखाया जाता है जो सासा थी वॉशरूम में ब्रश कर रही होती है, उसके पास आता है, उसके नेक पे किस करता है और उसके बाद वो उसे बोलता है, साथ में वॉशरूम साथ में ऑफिस जाए। ये सुनने के बाद वो उसे बोलते हैं, नहीं अगर किसी को पता चलेगा तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पर कभी हुआ है क्या जियान कुछ बोले सासा मना करे, उस टाइम पे वो ये अफोर्ड तो नहीं कर सकती थी क्योंकि यहाँ पर जो जियान है वो बहुत कुछ कर सकता था। इसी बात की वजह से साशा को ना चाहते हुए भी उसके साथ ऑफिस में जाना पड़ता है। सब लोग उनको नोटिस करते हैं, सबको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि साशा ही वो लड़की है जो जियान की ह्यूमन गर्लफ्रेंड है। लेकिन हमें ये नहीं पता था ना, यहाँ पर साशा को ये नहीं पता था कि इस बात की वजह से शेन को बहुत गुस्सा आना था। ऑलरेडी वो उसने जिस तरह से उसका एविडेंस देके ब्लैकमेल किया उसको तोड़ना चाहता था, इसी बात की वजह से वो उसे एक रूम में घसीट के लेके जाता है
उसके बाद उसके साथ गलत करने की ट्राई करता है, उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ज़्यादा यहाँ बता नहीं सकती यूट्यूब के गाइडलाइन के चलते। तो बेचारी वो उससे धमका रही थी कि ऐसा कुछ भी करोगी तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनता, अपने हैवानियत के एक लेवल पार करता है और बेचारी साशा उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन लकीली एक वक्त आने पर वहाँ पर जाके जियान उसे बचा लेता है। जियान शिन को कुत्तों की तरफ फिरता है, कुत्तों की तरफ फिरता है। हिम्मत कैसे उसकी यहाँ पर हमारी साशा के साथ ऐसा कुछ करने की। वो उससे बोलता है इसको मैं सुबह देखूंगा। उसके बाद वो वहाँ से जो साशा है उसको लेके चला जाता है और जो शेन होता है उसको जियान के गार्ड्स लेके वेयर हाउस में बंद करते हैं ताकि उसकी और अच्छी खासी धुलाई वहाँ पर हो जाए। जियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हिम्मत कैसे हुई उस बंदे की शेन की कि साशा को इस तरह से हर्ट करे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन उसे अभी साशा को कंफर्ट भी तो देना था। इस बात की वजह से उसकी चोट पे वो मलहम पट्टी करने लगता है और वो उससे सॉरी बोलता है कि वो उसे सही वक्त पे आके प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। शायद बोलते हैं कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुमने मेरी हेल्प की, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सुनने के बाद जियान उसे बोलता है आज के बाद कोई भी आके तुम्हें बिल्कुल छू नहीं पाएगा। अगर किसी ने ऐसा करने के बारे में सोचा तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद साशा को बोलता है तुम आज यहीं पर रहो, क्योंकि अगर तुम बाहर गए उस टाइम पे इस हाल में कोई भी तुम्हें अच्छे रंग नजर से नहीं देखेगा। और हम देखते हैं अब जाके फेनी को पता चला कि दरअसल जियान की र्यूमर गर्लफ्रेंड कौन है। उसे बहुत गुस्सा आता है। अब वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी और उनकी लाइफ को जानू बनाने के बारे में मन ही मन में सोच रही होती है। सुबह को जब साशा अपनी आंखें खोलती है, नीचे आती है तो जो जियान था वो उसके लिए नाश्ता बना रहा होता है। उसे बोलता है नाश्ता करके जाना। ये सुनने के बाद साशा स्माइल करती है। साशा को कल रात की जियान के कहे हुए हर बातें याद थी जब उसने जो शेन है उसको धुलाई की थी। वो मन ही मन में सोचती है ये मेरे साथ अच्छा बस इसलिए क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि मैं बेचारी हूँ और बस हम एक दूसरे का फ़ायदा ही देख रहे। ये प्यार नहीं हो सकता। वो मन ही मन में अपने अलग ही एक थॉट बना लेती है। उसे लग रहा था कि जो जियान का इतने टाइम से केयर करना है वो प्यार नहीं था, बल्कि जस्ट एक फॉर्म ऑफ लॉस था। अब हम देखते हैं जियान के फादर की बर्थडे पार्टी में साशा पहुंच जाती है। काफ़ी प्रिटी भी लग रही होती है और अंकल जी भी अपने फ्रेंड की बेटी के तौर पे साशा को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही होती है और वो उनको गिफ्ट देती है। लेकिन यहाँ पर फेनी आती है। फेनी आके वो गिफ्ट को ज़मीन में फेंकती है। जब ससुर जी आई मीन टू से एक्स ससुर जी उसको पूछते हैं उसकी ये हरकत की वजह, तो वो बता देती है कि ये लड़की मेरे मैरिड लाइफ को ख़राब कर रही थी, इसने मेरे मैरिड लाइफ को बिगाड़ा है। ये जियान की र्यूमर गर्लफ्रेंड है। ये सुन के तो अंकल जी शॉक में आते हैं, क्योंकि अंकल जी को पता नहीं था ना। लेकिन यहाँ पर बात भी करती उससे पहले जियान आ पहुँचता है और उसके बाद डैड को सब कुछ बता देता है कि फ्रेंड किस तरह से उसको चीट कर रही थी। और सब कुछ जानने के बाद डैड जो होते हैं वो बहुत गुस्से में आते हैं। जियान बोलता है मैं साशा को बहुत अच्छे से जानता हूँ एंड शी इज़ कंपेटेबल फॉर मी। और डैड को कोई इशू नहीं था। वो फेनी को वहाँ से भगा देते हैं अपने लोगों को लगवा के। एंड देन हम देखते हैं तभी साशा को कॉल आता है उसकी मम की तबीयत और बिगड़ गई है। जानने के बाद वो भाग के हॉस्पिटल में जाती है। तब जाके उसे पता चला मम की तबीयत इतनी ख़राब नहीं थी, बस वो उनसे मिलना चाहती थी। और मॉम को तो सब कुछ पता चल चुका था। वो उनको बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी लाइफ में जो भी होगा उसके लिए मुझे कोई इशू नहीं है। जहाँ तक तुम खुश हो मेरे लिए वो बड़ी बात है। तुम एक चीटर के साथ तो नहीं रह सकती। और तभी वो कंफ्यूज थी। तभी जो चाचा है उसकी मॉम बोलती है जियान के पापा तुम्हारे साथ बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि एक समय पर तुम्हारे पापा ने उनकी बहुत बड़ी मदद की थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और सही वक्त आने पर तो उन्होंने भी तुम्हारे पापा की बहुत मदद की थी। वो लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा वो बोल देती है। ये सुनने की बात अब साशा को ऐसा फील हो रहा था कि उस फैमिली के साथ खेलना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। मतलब जियान की जो सीक्रेट लवर बन के जो गलत कर रही थी, अब उसे ऐसा लगता है उसको ये सब कुछ रोक देना चाहिए। वो जाती है जियान के पास। जियान के पास जाकर वो कुछ नहीं बोलती, वो उसे हक करती है और बोलती है थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुमने हर बार मुझे प्रोटेक्ट किया है, हर बार मुझे ह्यूमिलेट होने से बचाया है। तुम जो कर रही हो वो कोई और कर नहीं सकता मेरे लिए। तभी जो
जियान था वो उसे अपने गोदी में खींचता है। वो बोलती है, मेरे डैड ने तुम लोगों की हेल्प की थी, इस बात की वजह से तुम मेरे साथ अच्छे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। वो उससे दूसरे से प्रॉमिस लेते हैं। तो सुबह वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सासा अपनी आंखें खोलती है। उसके साइड पे जियान सो रहा था, बड़ा प्यारा लग रहा था। उसे पता नहीं फॉर सम रीज़न आज जियान पे बहुत प्यार आ रहा था, उसे बड़े प्यार से देखती भी है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बाद में दोनों फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करते टाइम सासा जानना चाहती थी उसके दिल में उसके लिए क्या है। वो पूछती है। फ्रेश होने के बाद नाश्ता कर रहे होते हैं। सासा अब जानना चाहती थी उसके दिल में क्या है, वो यूज एंड थ्रो वाला मटेरियल है या फिर कुछ और है। ओ जियान को पूछती है हम दोनों का रिश्ता क्या है। वो स्माइल करता है और वो बोलता है नाश्ता बहुत टेस्टी है ना। वो बातों को घुमा देता है। सासा को अच्छा नहीं लगता लेकिन वो बिल्कुल भी वो कुछ ओवर रिएक्ट नहीं करती। और बाद में इनफैक्ट जियान ये भी बोलता है कि हम दोनों एडल्ट है और हम दोनों में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है, बस एक दूसरे के साथ फ़ोन कर रहे हैं ना। एम आई राइट। ये सुनने के बाद वो स्माइल करती है और वहाँ से वो चली जाती है। उसे ये चीज़ आज अच्छा नहीं लगता। जैसे वो वहाँ से चली जाती है उसके बाद जियान उसे बोलता है अब क्या फ़ायदा जाने का, फिर भी बोल ही देता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम मेरी सब कुछ हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मिलती है। सासा अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही होती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पता है जियान किसी लड़की को डेट करता था और वो उसे बहुत प्यार करता था। उन दोनों ने 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। आई थिंक 4 साल तक किसी को डेट करके किसी और से शादी करके अब तुम्हारे साथ है, आर यू श्योर हो अच्छा इंसान है। सासा के मन में ये चीज़ बैठ जाता है। ऐसे भी उसका जो पहला रिश्ता था वो तो इतना बुरी तरह से ख़त्म हो चुका था। अब उसके मन में पता नहीं फॉर सम रीज़न इनसिक्योरिटी आने लगती है। उसके बाद शाम को जब उसने डिनर के लिए बुलाया हुआ था उसके पास जाती है। डिनर करते टाइम वो उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। ये सुनने के बाद वो स्माइल करता है लेकिन आंसर बिल्कुल भी नहीं देता। वो मन ही मन में सोचती है मैं ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी शायद। और उसके बाद हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जहाँ पर साशा उसके लिए खाना रेडी कर रही होती है। वो मॉर्निंग वाला टाइम था और उसने इतनी हेल्प की इसके लिए तो वो थैंक यू भी बोलना चाहती थी। और तभी दोनों बातें कर ही रहे होते हैं और उसके एक्स गर्लफ्रेंड के नाम से वो कॉल आया था। वो फ़ोन को रिसीव करता है और उसे सॉरी बोल के निकल लेता है। ये देखने के बाद तो अब उसे थोड़ा सा बुरा तो लग ही जाता है, कुछ भी बोलो बुरा लगना ही था। एंड देन हम देखते हैं जो साशा होती है इस बात की वजह से बहुत अफेक्टेड थी। अब हम यहाँ पर साशा की सौतन के देखते हैं, इसका नाम है निनी। निनी इस ड्रामे की थर्ड फीमेल लीड है और वंस अपॉन अ टाइम शी वाज जियान्स एक्स और वो अभी व्हीलचेयर में थी और वो ये सब कुछ जान चुकी थी कि जियान के लाइफ में कोई लड़की है जिसने कुछ ज़्यादा ही घर बना लिया था, जिस बात की वजह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। जियान उसके एक्स के घर पे चला जाता है और हमें ये दिखाया जाता है वो व्हीलचेयर में होती है। दरअसल एक समय पर ये दोनों एक दूसरे को डेट करते थे और उसने अपने बैलेट करियर को आगे बढ़ाने के लिए उसको छोड़ दिया था और इस बात को ऑलरेडी 4 साल हो चुका था। और यहाँ पर जैसे वो आता है उसके बाद वो विक्टिम कार्ड खेलने की ट्राई करती है और उसे बोल रहे होते हैं मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। लेकिन अब जियान अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका था, उसका ऐसा कोई इरादा था नहीं। वो उसे क्लियरली बताता है मैं तुम्हारे लिए ओडिड हूँ क्योंकि तुम एक टाइम पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हुआ करती थी, तुमने मेरे पे बहुत ज़्यादा एहसान किया है लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं, तो अब छोड़ दो। वो सुनती ही नहीं है, वो गिरने का ड्रामा करती है और टोटली उसका सिंपैथी लेने की ट्राई करती है। अब हमें दिखाया जाता है साशा वेट कर रही थी उसका आने का लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। उसके लिए डिनर बना के बैठी थी, नहीं आता। और हमें ये दिखाया जाता है जब वो कॉल करती है उस टाइम पे फ़ोन को भी उसके एक्स उठाती है, वो घबरा जाती है, फ़ोन को काट देती है और वो
इस बात से कन्विंस हो जाती है कि शायद इसके लाइफ में कोई और ही है और मेरा तो कोई जगह है ही नहीं, बस हम दोनों तो फ़ोन ही कर रहे थे। इस बात को वो मन में बिठाकर वो वहाँ से जाने का निर्णय कर लेती है। हम देखते हैं बाद में जो उसकी एक्स थी, उस जियान उसके पास आता है, उसे फ़ोन छीनता है और उसके बाद अच्छा खासा डांटता है और वो बोलता है तुम कोई भी चीप ट्रिक यूज़ करो लेकिन तुम और मैं अभी दोबारा एक नहीं हो सकते, ये बात तुम जान लो, बोलता है। और उसके बाद वो वहाँ से निकल लेता है और हमें दिखाया जाता है इस बात की वजह से उसके एक्स को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और हमें ये दिखाया जाता है घर पे आता है जियान और वहाँ पर वो सासा की कोई भी सामान नहीं दिखता। उसे समझ में आ जाता है कि वो उसे छोड़ के जा चुकी है। सासा अपनी मॉम से मिलने के लिए चली जाती है और वहाँ पर उसका बचपन का दोस्त था जिसका नाम जेम होता है। ये जो जेम था वो उसका अच्छा दोस्त भी था और वो एज में छोटे होने की वजह से उसको भाई भी बोलती थी और वो उसे अच्छे से केयर करता है। जिम उसको छोड़ने के लिए घर तक आया हुआ था और यहीं पर जियान उन दोनों को देख रहा होता है। जियान को ये बात बहुत ज़्यादा हॉट करती है, उसे जेलस फील करवाती है कि सासा किसी और लड़के के साथ थी। और जैसे वहाँ से जिम चला जाता है उसके बाद इसके बारे में जो जियान था उस सासा को पूछता भी है कि तुम साबित क्या करना चाहती हो, मुझे छोड़कर किसी और लड़के के पास वो ज़्यादा तुम्हें पैसे दे रहा है क्या। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो सासा थी वो बोलती है कि तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी 2 लड़कियां हैं तो मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, एक तो तुम्हारी एक्स वाइफ और एक तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, मुझे लगता है तुम मेरे साथ डबल गेम खेल रहे हो, ऐसा बोलती है। वो उससे बोलता है मुझे कुछ पता नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम समझ गई ना, बोलता है। और वो बोलता है मैं यहाँ पर तुमसे एक्सप्लेनेशन दे सासा से बदला लेने के लिए तो बैठे हुए होते हैं। और हम देखते हैं कुछ दिन बाद जो जियान होता है वो एक मीटिंग के लिए गया हुआ होता है। उसे पता चलता है कि उसके एक्स ने यहाँ पर ट्रिक करके उसे बुलाया हुआ था उससे बात करने के लिए, क्योंकि अब उसकी एक्स बहुत बड़ी रिच फैमिली को बिलोंग करती थी। इसी बात की वजह से इसके लिए पॉसिबल भी था। और तभी वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। जियान ने उसे के लिए बोला था कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती तक रखने के लिए तैयार था लेकिन तुम्हारी हरकतें मुझे मजबूर कर रही है। और उस समय पर वहीं पर वो लोग देखते हैं कि जेम और सासा बातें कर रहे होते हैं और जो जियान था वो जेलसी के मारे वहाँ पर दोनों का मूवमेंट डिस्टर्ब करने के लिए पहुँच जाता है और बात करने की ट्राई करता है, जहाँ पर उसके लिए सासा की तरफ से बात करने का जो टोन था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। उसी समय पे वहाँ पर पहुँचती है उसके एक्स और उसके बाद उसके साथ चिपकने का ड्रामा करती है और ये देख के सासा को अच्छा नहीं लगता। सासा एक्सक्यूज मी बोल के वहाँ से चली जाती है। जैसे वो वहाँ से चली जाती है उसके बाद जियान का क्या था, जियान का दिमाग ख़राब हो गया। उसके बाद वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड को बहुत बुरी तरह से डांटता है और वो बोलता है अपने हाथ पे रहो, अगर दोबारा मेरा लाइफ में इंटरफेयर करने की ट्राई किया या फिर मुझे टच भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो चला जाता है और अब इसके लिए बहुत हो गया था। इसी बात की वजह से जियान के एक्स जिस बात की वजह से जियान उसको अपने लाइफ में इंटरफेयर ना करने के लिए बोला था, उसे दूर जाने के लिए बोला था, उसी चीज़ को उसके लाइफ से दूर करने का प्लान बनाती है। आई मीन टू से सासा के साथ कुछ ऐसा करने का प्लान बनाती है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और उसके बाद जैसे जेम उसको उसके अपार्टमेंट तक छोड़ के चला जाता है उसके बाद कोई तो था जो उसको किडनैप कर लेता है। बाद में पता चलता है ये जेन और फेनी ही थे। और उसके बाद अब क्या था, इनको किसी भी कीमत पर रिवेंज तो लेना ही था। इसी बात की वजह से वो लोग कुछ प्लान करते हैं। पैरेलली दिखाया जाता है सासा की बेस्ट फ्रेंड को अब डर लगता है क्योंकि वो अब तक घर पर नहीं आई थी। इसी बात की वजह से वो जियान को कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ पर है, अब तक तो घर पे नहीं आई, अरे ऐसा तो करती नहीं थी। वो टेंशन में आ जाता है। पैरेलली हमें दिखाया जाता है जो शेन और फेनी थे दोनों मिलकर हमारी सासा को पानी में बहा देते हैं। और होता ऐसा है कि क्योंकि जो सासा है उसे स्विमिंग नहीं आती थी तो धीरे धीरे करके उसका विजन ब्लर होने लगता है। और हम देखते हैं जैसे तैसे वहाँ पर जियान आ पहुँचता है। जियान को पानी से बहुत डर लगता था। जिस दिन उसकी मॉम की डेथ हुई थी पानी में डूब के, उसके बाद से उसने पानी देखकर ही अपना मुंह मोड़ लिया था। कभी वो स्विमिंग भी नहीं करता था लेकिन इस बार पता नहीं उसके अंदर क्या हिम्मत आ गई। शायद ये था कि सासा के लिए उसका जो प्यार था वो हमेशा सच्चा था। इस बात की वजह से वो आराम से पानी में जाता है, हिम्मत करके सासा को बचाता है, बाहर निकलता है। बहुत ओरिड भी था, रो भी रहा होता है। जेम्स वहाँ पर तब तक पहुँच चुका था
और वो जेम्स को हैंड ओवर करता है और वो बोलता है इसके बारे में उसे कभी पता नहीं चलनी नहीं चाहिए, अगर तुम चाहो तो तुम इस बार उसकी लाइफ में हीरो बन सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो, बोलता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जेम ऐसा बंदा नहीं था। जैसे वो आंखें खोलती है उस टाइम पर वो पूछती है मुझे किसने बचाया और बता देता है, लेकिन सासा के मन में ऐसा था कि शायद इसने मेरी जान अपनी जान को खतरे में डाल के इसलिए बचाई क्योंकि वो अपने एक्स को प्रॉब्लम में डालना नहीं चाहता था। वो बोल भी देती है और इस बात की वजह से अब जेम ना ज़्यादा बोल नहीं पाता। वो सोचता है ऐसे भी वो चाहता नहीं था कि इसको कुछ पता चले, मैंने अच्छाई में ये तो बता दिया, आप छोड़ो, सोच के एक्सप्लेनेशन करता ही नहीं है। सब कुछ बाहर से जो जियान है वो सुन रहा होता है, उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उन दोनों के बीच की गलतफहमी अभी भी दूर होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही थी, जो उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बात थी। इतना कुछ होने के बाद जियान को बुरा लगना लाजमी था। जेम वहाँ पर आता है और वो बोलता है तुमने सुना होगा उसने क्या बोला, उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी दिक्कतें, तो हो पाए तो तुम उसके लाइफ से दूर चले जाओ। वो स्माइल करता है और बोलता है मैं उसके लाइफ से दूर तो चला जाऊंगा क्योंकि मेरा इसके लाइफ में होना ही उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ला रहा है। और वो बोलता है लेकिन मेरे दिल में कभी भी उसके अलावा कोई और है नहीं, ये बात हो पाए तो उसे पता करवा देना, बोलता है चला जाता है। और हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में बड़ा झटका लगता है कि ये बच भी गई और इवन जो उसका बचपन का ट्रॉमा था पानी में ना जाने का, उसको दाव पे लगाकर उसने अपनी अभी वाली प्यार को बचाया था। ये सुन के तो उसके एक्स का दिमाग खराब हो जाता है। और हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जो जियान था वो जाता है उसके एक्स के पास। बहुत हो गया, अब यहाँ पर कोई रोना धोना इसके लिए काम करने वाला नहीं था। होता ऐसा है कि जियान सीधा उसका गला पकड़ता है और वो बोलता है इससे पहले तुम मेरी हैबानी देखो, इस शहर को छोड़ के चली जाओ क्योंकि मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाला। और मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ। तुम्हारा खून करके मैं जेल नहीं जाना चाहता, इसीलिए इस शहर को छोड़ के चली जाओ, वरना तुम्हें मैं एक्सपीरियंस करवाऊँगा कि असली नर्क कैसा दिखता है, हेल कैसा होता है, बोलता है। और उसके बाद उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। इस तरह से इसकी पूरी तरह से वाट लग जाती है और बंदी पूरी तरह से एक्सपोज हो जाती है। उसके बाद हमारा बंदा हॉस्पिटल में चला जाता है और वो नहीं चाहता था दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो, वो उसे सारा सच बता देता है। उसके बाद उसे माफ़ी भी मांगता है और उसे किस करने लगता है। ये माहौल बहुत आगे तक चला जाता शायद, लेकिन यहाँ पर सासा की बेस्ट फ्रेंड आती है जिस बात की वजह से ये जो इनका रोमांटिक माहौल बनने वाला था वो एक फनी मोमेंट में तब्दील हो जाती है। और हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जो सासा थी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको सारा सच बता देती है कि किस तरह से जियान ने अपनी फोबिया होने के बावजूद उसको बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी थी। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में पड़ जाती है। तो हम अब अगले सीन में देखते हैं उसके ठीक होने के बाद वो जियान के पापा से मिलने के लिए चली जाती है और वापस छोड़ने आते टाइम पे हमें ये दिखाया जाता है तो सासा थी वो जियान को बाय बोल के जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ जाने वाली होती है। उसी समय पर हमें ये दिखाया जाता है वो उसे उठा के अपने गोदी में रूम में लेके चला जाता है और वो बोलता है तुम जितनी बार मुझसे दूर जाओगी उतनी बार मैं तुम्हें अपने और करीब खींचूंगा, तुम्हारे लिए कोई और ऑप्शन है ही नहीं, मैं ही तुम्हारे लिए पहला और आखिरी ऑप्शन हूँ, तुम सोच लो। ओ हंसती है बोलती है तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। ओ बोलता है अब इसको तुम ज़बरदस्ती सोचो या कुछ और सोचो मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकती, बहुत हो गया, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद वो उसे किस करने लगता है, दोनों का रोमांटिक मोमेंट चालू होता है और दोनों वहीं पर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। लेकिन इस बार वाला नाइट स्पेंड ऐसा था कि फिर दोबारा वो भागने वाली नहीं थी, मतलब फाइनली वो उसे माफ़ कर देती है। दोनों में फाइनली अच्छी वाली सुलह हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ में खो जाते हैं। और इस तरह से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा।
मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी सी स्टोरी लेके ज़रूर आऊँगी। आप लोगों को पता है मैं किस तरह की स्टोरीज़ लाती हूँ। पर्सनली मैं इस एक्टर के ड्रामे के बारे में आपसे सजेशन मांग रही हूँ, कैसा लगा? डोंट मिस इट और बताना ज़रूर कैसा लगा। मुझे पर्सनली दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगी हुई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक विथ अनदर ड्रामा।